So wishing you all a very good morning in this cloudy morning today on this lovely Sunday, 21st of June. And we are on behalf of the DTRTI Lucknow, welcoming you to this webinar. And we are beginning with section 230. And sincerely hoping that you will stay with us during our webinar so that we can give you the best possible service in respect of knowledge skills that are required to be adopted and the attitudes also. So we are beginning with section 230 today, a little bit of revision of 230 that we did in the last session, and then we'll go on to the remaining part of the section 230. For the benefit of all the participants, this lecture will be delivered in the Hindi language. For the benefit of North India participants, tax clearance certificate, section 230 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 230 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि such exceptions as the central government may by notification in the official gazette specify, no person who is not domiciled in India, who has come to India in connection with business, profession or employment, and who has income derived from any source in India shall leave the territory of India by land, sea or air unless he furnishes to such authority as may be prescribed an undertaking in the prescribed form from his employer or through whom such person is in receipt of income, to the effect that the tax payable by such person who is not domiciled in India shall be paid by the employer referred to in clause 1 or the person referred to in clause 2, and the prescribed authority shall, on receipt of the undertaking, immediately give to such person a no objection certificate for leaving India. ये जो पूरा एक वाक्य है सब्जेक्ट से लेके और इंडिया तक, ये पूरा एक वाक्य है और इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में डोमिसाइल्ड नहीं है, यानी इंडिया में नहीं रहता, जिसका डोमिसाइल इंडिया में नहीं है, यानी उसका रिहायशी जो जगह है जहां वो रहता है वो इंडिया में नहीं है, और इसके बाद एंड शब्द का प्रयोग यहां नहीं किया गया लेकिन एंड रीड किया जाएगा यहां पे, और भारत में आया है अपने बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में। और यहां पर क्योंकि एक बार एंड लिखने से क्या होता है कि उसके पहले वाले पे भी एंड अपने आप पढ़ा जाता है अगर आप ग्रामर के रूल से चलें। तो कोई भी व्यक्ति जो इन भारत में नहीं रहता और वो भारत में आया है अपने बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए के कनेक्शन में, और उसके पास इनकम है जो कि वो इंडिया में किसी स्रोत से डिराइव कर रहा है, वो आया है यहाँ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उसके पास जो इनकम है, उसके पास इनकम भी है जो कि इंडिया में, भारत में किसी स्रोत से प्राप्त हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति, नो पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति नहीं छोड़ेगा भारत की टेरिटरी को। नो सच पर्सन शैल लीव द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे लैंड, सी या एयर से हो, जब तक कि ऐसा नहीं होता कि वो एक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को एक अंडरटेकिंग ना दे दे जो कि उसके एम्प्लॉयर से प्रिस्क्राइब फॉर्म में ली गई हो, या एम्प्लॉयर अगर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से जिससे वो इनकम प्राप्त कर रहा है, जिसके माध्यम से वो इनकम प्राप्त कर रहा है, या तो अंडरटेकिंग उससे ली गई हो या फिर उसके एम्प्लॉयर से ली गई हो, और उस अंडरटेकिंग में ये लिखा होगा टू द इफेक्ट, यानी उस अंडरटेकिंग
का इफेक्ट ये होगा, यानी उस अंडरटेकिंग में ये लिखा होगा कि जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो टैक्स दिया जाना है, जो कि भारत में व्यक्ति डोमिसाइल नहीं है, उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाना है वो उसका एम्प्लॉयर देगा। यानी एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरा एम्प्लॉई है, इसको भारत से बाहर जाने दीजिए, क्योंकि ये भारत से बाहर रहता है और ये भारत में बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में आया था और ये मुझसे इनकम प्राप्त कर रहा है, और यदि कोई भी टैक्स इसके द्वारा देय होगा वो टैक्स मैं भरूंगा। ये एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग, या फिर ये अंडरटेकिंग दी जाएगी उस व्यक्ति के द्वारा जिसका रेफरेंस 2 में है, यानी कि वो व्यक्ति जिससे इनकम प्राप्त हो रही है, जिसमें से इनकम प्राप्त हो रही है, जिस व्यक्ति में से इनकम या जिससे इनकम प्राप्त हो रही है। और जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है जिसको ये फर्निश किया जा रहा है अंडरटेकिंग, जैसे ही उसको ये प्राप्त होती है अंडरटेकिंग, वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इमीडिएटली, तुरंत जो है, ऐसे व्यक्ति को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देगी भारत छोड़ने के लिए। उसके पास और कोई चारा नहीं है। अगर अंडरटेकिंग मिल जाती है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को तो उसके पास कोई चारा नहीं है, तुरंत के तुरंत इमीडिएटली वो उस व्यक्ति को दे देगी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भारत छोड़ने के लिए, बशर्ते ये कि नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज नॉट डोमिसाइल्ड इन इंडिया बट विजिट्स इंडिया एज अ फॉरेन टूरिस्ट or for any other purpose not connected with business profession or employment। सबसेक्शन 1 के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पे लागू नहीं होते हैं जो भारत में तो नहीं रहता और भारत वो आता है एक विदेशी टूरिस्ट के रूप में, या किसी और पर्पस के लिए आता है जिसका कोई कनेक्शन उसके बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट से नहीं है। जो व्यक्ति बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से नहीं आ रहा या फिर किसी फॉरेन टूरिस्ट के रूप में आ रहा है, एनीबडी, इसमें सिटीजन की बात नहीं है, डोमिसाइल की बात है। जो व्यक्ति कहाँ का सिटीजन है ये देखना नहीं है, रेसिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, कुछ देखना नहीं है। केवल ये देखना है कि एक व्यक्ति जिसकी रिहाइश भारत से बाहर है और वो भारत में अपने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में आया है और उसके पास इनकम आ रही है जो कि भारत में किसी स्रोत से आ रही है। इन कंडीशंस में ही वो सर्टिफिकेट, वो अंडरटेकिंग देगा, और जब वो अंडरटेकिंग देगा तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से भारत छोड़ने के लिए। पर जो फॉरेन टूरिस्ट के रूप में आ रहा है या किसी और पर्पस के लिए आ रहा है जिसका कोई कनेक्शन उसके बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। यानी उसको वो भारत छोड़ सकता है आसानी से, उसको कोई बंदिश नहीं है उसके ऊपर। अब आते हैं सबसेक्शन 1A पे। सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। अब ये जो वाक्य था सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस, तो यहाँ पर भी आया है 231 में भी, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और उस नोटिफिकेशन के द्वारा जो केंद्र सरकार, मतलब आप यहाँ बोर्ड पढ़िए, ये जो भी नोटिफिकेशन जारी होगा ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत जारी होगा और इसको बोर्ड जारी करेगा केंद्र सरकार की ओर से। तो केंद्र सरकार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड को ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में या किसी और लेवल पे अप्रूवल लेना पड़ सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बोर्ड अपने लेवल पे ही फाइनल कर दे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके एक यहाँ पे एक्सेप्शन पैदा कर सकती है कि इन व्यक्तियों के लिए ये रूल नहीं लागू होगा या ये सेक्शन नहीं लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर उनके पास है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज कर जाए कि जहाँ पे जरूरी हो जाता है किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए देने के लिए या किसी एक स्थिति के लिए देने के लिए,
कि हम ये सेक्शन उस स्थिति पे या उस व्यक्ति पे नहीं अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर कंडीशंस के अंतर्गत। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद ये आता है कि सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ every person who is domiciled in India at the time of his departure from India shall furnish in the prescribed form to the income tax authority or such other authority as may be prescribed the PAN allotted to him under section 139A, provided that in case no such PAN has been allotted to him or his total income is not chargeable to income tax or he is not required to obtain a permanent account number under this act, such person shall furnish a certificate in the prescribed form. And B, that the purpose of his visit outside India, उस अथॉरिटी का पर्पस बताएगा कि क्यों वो इंडिया से बाहर जा रहा है, एंड द एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ हिज स्टे आउटसाइड इंडिया, और अनुमानतः कितना उसका भारत से बाहर का स्टे होने वाला है इसके बारे में भी वो बताएगा। तो यहाँ ये लिखा हुआ है वो व्यक्ति जो भारत में डोमिसाइल्ड है, जो सबसेक्शन 1 था ये उसके लिए था जो भारत में डोमिसाइल्ड नहीं है। जो व्यक्ति भारत में डोमिसाइल्ड है और वो भारत छोड़ के जा रहा है तो जब वो भारत छोड़ के जा रहा है उस समय पे एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया वो प्रेस्क्राइब फॉर्म में इनकम टैक्स अथॉरिटी को फर्निश करेगा या कोई भी दूसरी अथॉरिटी को भी फर्निश कर सकता है, जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी ना भी हो, कि वो फर्निश करेगा अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि उसको अलॉट किया गया रहा है सेक्शन 139A के तहत, और बशर्ते ये कि अगर उसको कोई भी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं अलॉट किया गया रहा या उसकी जो टोटल इनकम जो है वो इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल ही नहीं है, और या फिर उसको ज़रूरत नहीं है परमानेंट अकाउंट नंबर हासिल करने की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा कि मुझे जो है ये सर्टिफिकेट मुझे मेरी इनकम जो है वो नॉट चार्जेबल है, या मुझे पैन अलॉट नहीं हुआ, या मुझे मेरे अलॉट होना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, तो ये सर्टिफिकेट वो दे देगा बजाय इसके कि पैन का सर्टिफिकेट दे। और दूसरी बात, वो जो छोड़ के जा रहा है भारत को बाहर, जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है, वो व्यक्ति दूसरी चीज़ जो देगा वो ये देगा कि उसका पर्पस क्या है भारत से बाहर विजिट करने का, और तीसरी जो चीज़ वो देगा वो ये है कि उसका अनुमानतः कितना स्टे भारत से बाहर रहेगा। यानी जो भी व्यक्ति भारत से बाहर जा रहा है और वो भारत में डोमिसाइल्ड है, तो वो व्यक्ति ये डिक्लेरेशन देगा, और इस डिक्लेरेशन को वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में देगा जिसमें ये सब बातें लिखी होंगी, और बशर्ते ये कि नो पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom circumstances exist which in the opinion of the income tax authority render it necessary for such person to obtain a certificate under this section shall leave the territory of India by land, sea or air unless he obtains a certificate from the income tax authority stating that he has no liabilities under this act or the Wealth Tax Act or the Gift Tax Act or the Expenditure Tax Act, or that satisfactory arrangements have been made for the payment of all or any of the such taxes which are or may become payable by that person. तो यहाँ ये लिखा है कि बशर्ते कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में डोमिसाइल्ड था भारत से बाहर जाते समय, और जिसके रिस्पेक्ट में ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओपिनियन में, इनकम टैक्स अथॉरिटी के मत से ये जरूरी कर देती हैं ऐसे पर्सन के लिए कि वो इस सेक्शन के तहत सर्टिफिकेट ले। यानी जहाँ पे वो जा रहा है लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी इस मत की है कि उसको ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए, वो व्यक्ति भारत की टेरिटरी को नहीं छोड़ेगा, चाहे लैंड, सी या एयर से हो, जब तक कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी से सर्टिफिकेट नहीं ले लेता, ये कहते हुए कि
उसकी कोई भी लायबिलिटी, उसकी कोई देनदारी इनकम टैक्स एक्ट के तहत नहीं है, या वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत नहीं है, या गिफ्ट टैक्स एक्ट के तहत नहीं है, या फिर एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट के तहत नहीं है, और या फिर अगर देनदारी है तो संतुष्टिप्रद अरेंजमेंट इंतज़ाम कर दिए गए रहे हैं, ऐसे सारे टैक्सेस के पेमेंट के लिए जो उसके द्वारा देय हैं या उसके द्वारा देय हो जाएंगे। तो इस तरह का सर्टिफिकेट जो है वो जब तक नहीं ले लेता तब तक वो भारत नहीं छोड़ेगा। यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है, वहाँ पर कंसर्न इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि परिस्थितियाँ ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं? जैसे उसकी डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है, या कोई उसकी प्रोसीडिंग चल रही है जिसमें आगे डिमांड हो सकती है, और उसने संतुष्टिप्रद अरेंजमेंट नहीं किए हैं उस डिमांड को पेमेंट करने के, तो इस आधार पे इनकम टैक्स अथॉरिटी इस मत पे पहुंच सकती है। यहाँ मत है, बिलीफ नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स अथॉरिटी को, क्योंकि उनको बिलीव करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं, केवल मत बनाना ज़रूरी। मत बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल बिलीव बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ओपिनियन एक तरह का झुकाव है और बिलीफ एक तरह का विश्वास है। तो बशर्ते ये कि कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, नो इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल मेक इट नेसेसरी फॉर एनी पर्सन हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट under this section unless he records the reasons therefor and obtains the prior approval of the PCCIT or the CCIT। यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी जो ये मत बना रही है, मत बनाने के बाद वो उसका ड्यूटी ये बनती है कि वो इट शैल मेक इट नेसेसरी, वो जरूरी कर देगी किसी पर्सन के लिए जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है कि वो ये सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करे। वो जरूरी कब करेगी? जब उसका मत बनेगा। पहले वो ओपिनियन बनेगा उसका, ऐसा ओपिनियन कि भाई परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो सर्टिफिकेट ले, और ऐसा मत बनाने के बाद, ऐसा ओपिनियन बनाने के बाद वो ज़रूरी कर देगी कि भी वो व्यक्ति सर्टिफिकेट ले। और ये ज़रूरी करने का जो ऑर्डर है ये तभी किया जा सकता है जब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है रिकॉर्ड करेगी रीजंस उसके लिए, और रिकॉर्ड करेगी रीजन मतलब फाइल पे रिकॉर्ड करेगी रीजंस, एंड उसके बाद वो PCCIT या CCIT जो भी हैं उनका प्रायर अप्रूवल लेगी। अप्रूवल लेने के बाद वो मेकिंग इट नेसेसरी का ऑर्डर कर देगी कि आपके लिए सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। और अगर वो ऐसा ज़रूरी कर देती है तब वो सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा। नाउ इसमें पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में लिखा है कि द ओनर ऑफ द चार्टर ऑफ एनी शिप और एयरक्राफ्ट कैरिंग पर्सन फ्रॉम एनी प्लेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। यदि कोई शिप या एयरक्राफ्ट का मालिक है, या शिप या एयरक्राफ्ट को चार्टर किया है, चार्टर किया मतलब किराए पे लिया है, जो शिप या एयरक्राफ्ट पर्सन्स को ले जा रहा है इंडिया की टेरिटरी से किसी ऐसी जगह पे जो कि भारत से बाहर हो, और ये जो ओनर या चार्टर है ये अलाउ कर देता है एनी पर्सन टू whom सेक्शन 1 और फर्स्ट प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1A अप्लाई, जिसके ऊपर भी सबसेक्शन 1 या फर्स्ट प्रोवाइजर अप्लाई कर रहा है ऊपर सबसेक्शन 1 का, और उसको अलाउ कर देता है कि वो ट्रैवल करे ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट से बिना पहले अपने आप को संतुष्ट करे, विदाउट फर्स्ट satisfying himself that such person is in possession of a certificate, कि ऐसा व्यक्ति के पास है वो सर्टिफिकेट है एज रिक्वायर्ड बाय दैट सबसेक्शन, जैसा कि उस सबसेक्शन में रिक्वायर्ड है। ही शैल बी पर्सनली लायबल, अगर वो उसको अलाउ कर देता है बिना अपने आप को सेटिस्फाई करे, उसके पास ऐसा सर्टिफिकेट है, तो वो निजी रूप से लायबल हो जाएगा पे करने के लिए पूरा टैक्स या पार्ट ऑफ द टैक्स जो पेबल है ऐसे पर्सन के द्वारा
as the assessing officer may having regard to the circumstances of the case determine. जैसे कि असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करेंगे, परिस्थितियों को देखते हुए जो भी असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करेंगे तो उतना टैक्स जो है वो दे हो जाएगा उस ओनर के द्वारा शिप के या एयरक्राफ्ट के या फिर जिसने उसको चार्टर किया है और अलाउ कर दिया था उस पर्सन को ट्रैवल करने के लिए बिना अपने आप को सेटिस्फाई करे कि ऐसा व्यक्ति उस सर्टिफिकेट के पोजेशन में था जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उस सबसेक्शन के द्वारा, यानी सबसेक्शन 1 के द्वारा या सबसेक्शन 1A के फर्स्ट प्रोवाइडो के द्वारा। उसके बाद सबसेक्शन 3 आता है। सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेएबल बाय द ओनर और चार्टर ऑफ एनी शिप और एयरक्राफ्ट अंडर सबसेक्शन 2, अगर सबसेक्शन 2 के तहत कोई भी राशि उस शिप के या एयरक्राफ्ट के ओनर या चार्टर के द्वारा दे हो जाती है, द ओनर ऑफ द चार्टर एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। तो उस ओनर या चार्टर को ये माना जाएगा कि वो एसएससी इन डिफॉल्ट है फॉर सच सम, ऐसी राशि के लिए, एंड सच सम शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम हिम, और ऐसी राशि उससे रिकवर की जा सकती होगी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, उस तरीके से जो कि इस चैप्टर में प्रोवाइडेड है, एज इफ इट वर एन एरियर ऑफ टैक्स, जैसे कि वो टैक्स का एरियर हो जो उसने नहीं दिया है। और उसके बाद द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग एनी मैटर नेसेसरी फॉर और इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। और बोर्ड रूल्स बना सकता है इस संबंध में इस सेक्शन के प्रावधानों को चलाने के लिए या उन सभी मामलों को संयमित करने के लिए जो कि करने ज़रूरी हैं, इस सेक्शन के प्रावधानों को चलाने के लिए ज़रूरी हैं या उनके इंसिडेंटल है, यानी कि उससे कनेक्टेड हैं, उससे रिलेटेड हैं, उस तरफ की ओर जा रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ ये कहा गया है कि जहाँ हम शब्द ओनर या चार्टरर का शब्द यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ओनर या चार्टर के अलावा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या एजेंट होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं उनके, जिनको कि ये अधिकार है कि वो अधिकार दिया गया है उस ओनर या चार्टर के द्वारा कि वो किस व्यक्ति को शिप या एयरक्राफ्ट से ले जाना अलाउ करेंगे या जाने के लिए अलाउ करेंगे, जिनको भी अधिकार दिया गया वो सारे ओनर या चार्टर की डेफिनेशन में आएंगे। तो यानी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है जिसमें ओनर अगर इंडिया से बाहर भी है तो इंडिया में जो उसका जो एम्प्लॉय है उससे भी ये टैक्स को लिया जा सकता है, क्योंकि उसे डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट बना के उससे वो टैक्स लिया जा सकता है। और इसके साथ हम फिर आते हैं, इससे जो कनेक्टेड रूल्स हैं उनको देख लेते हैं। और कनेक्टेड रूल्स में पहला रूल है रूल 42। रूल 42 को देखते हैं। रूल 42 कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 230 द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी शैल बी द चीफ कमिश्नर और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। यानी जो व्यक्ति इंडिया से बाहर डोमिसाइल्ड है और इंडिया में आ रहा है अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए, कोई इनकम डिराइव कर रहा है और वो अंडरटेकिंग दे रहा है, अंडरटेकिंग दे के वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन 231 के लिए जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है जिसको अंडरटेकिंग दी जानी है, वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या तो सीसी होंगे या डीजी होंगे, जिनके पास जूरिसडिक्शन दिया गया होगा उन लोगों के ऊपर जो कि इंडिया में डोमिसाइल नहीं है। जिस भी डीजी को, या डीजी इंटरनेशनल टैक्सेशन हो सकते हैं, सीसी इंटरनेशनल टैक्सेशन हो सकते हैं, जिनको भी जूरिसडिक्शन दिया गया रहा हो, उन व्यक्तियों पे जो कि इंडिया में डोमिसाइल नहीं है, या कोई और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हो सकती है जिसको वो सीसी या डीजी ऑथराइज कर दें, तो अगर वो ऑथराइज कर देंगे तो उस इनकम टैक्स अथॉरिटी की ड्यूटी फिर हो जाएगी कि वो ऐसे अंडरटेकिंग प्राप्त करेगा और एनओसी इशू करेगा।
उसके बाद 42(2) में लिखा हुआ है कि जो 230 सेक्शन का 1A सबसेक्शन है उसके पर्पज से, मतलब जहाँ पर जो इंडिया में डोमिसाइल लोग हैं और इंडिया से बाहर जा रहे हैं उनके पर्पज से जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है वो सीसी होंगे जिनके पास जूरिसडिक्शन होगा उन व्यक्तियों के ऊपर जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड हैं या फिर कोई और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी हो सकती है जो उनके द्वारा ऑथराइज की गई हो इस काम के लिए, इन दिस बिहाफ, यानी इस वजह से या इस काम के लिए। Provided that in the case of a person domiciled in India referred to in first proviso to subsection 1A of section 230, the application shall be made to the assessing officer who has jurisdiction to assess such person. In the case of a person domiciled in India referred to in first proviso का मतलब ये हुआ कि जहां पर जिस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये मत होता है कि परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि भी उसकी कोई देनदारी नहीं है या देनदारी है तो उसने सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट कर दिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जहां ये ज़रूरी करना आवश्यक हो गया है कि वो सर्टिफिकेट ले, तो वो व्यक्ति एप्लीकेशन करेगा अपने असेसिंग ऑफिसर को जिसके पास जूरिसडिक्शन होगा ऐसे व्यक्ति को असेस करने का, यानी अपने जूरिसडिक्शनल ऑफिसर को वो एप्लीकेशन करेगा। और एप्लीकेशन वो बाद में करेगा, उसके पहले एक दूसरी इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी जिसको एम्पावर किया गया होगा या तो सीसी के द्वारा या सीसी खुद होंगे, जो ये तय करेंगे कि उसको सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं लेना है। तो यहाँ दो अथॉरिटीज है, एक अथॉरिटी ये तय कर रही है कि उसको सर्टिफिकेट लेना है और दूसरी अथॉरिटी उसका ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है जो कि उसको सर्टिफिकेट देगा यदि उसको दे है सर्टिफिकेट कि भी उसका कोई भी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट किया हुआ है, कोई भी टैक्स अगर बाद में भी आ जाते हैं जो प्रोसीडिंग चल रही है उसके लिए, या उसकी कोई देनदारी नहीं है। तो ये है रूल 42। उसके बाद आता है रूल 43 पर। रूल 43 में ये कहा जा रहा है फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 1A। सबसेक्शन 1 और 1A के लिए कौन से फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे? नॉर्मली फॉर्म नंबर्स रूल्स में मेंशन्ड होते हैं। 43(1) कहता है कि an undertaking to be furnished to the prescribed authority by a person not domiciled in India from the persons referred to in clause 1 or clause 2 as the case may be shall be in form 30A। जो अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर देगा या जो अंडरटेकिंग जिसके माध्यम से इनकम रिसीव हो रही है उस व्यक्ति को जो कि इंडिया में डोमिसाइल नहीं था और वो भारत आया था अपने बिजनेस प्रोफेशन के पर्पज से, और उस व्यक्ति से, उस एम्प्लॉयर से या उस पर्सन से जिससे इनकम प्राप्त हो रही है, वो जो सर्टिफिकेट देगा कि इनकी जो भी देनदारी होगी टैक्स की आगे आने वाली या अभी जो है वो मैं दूंगा, ये सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म नंबर 30A में इशू किया जाएगा। उसके बाद 43(2) जो है वो कहता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 230 शैल बी इन फॉर्म नंबर 30B। हमने देखा था कि अंडरटेकिंग जब दे दी जाती है फॉर्म नंबर 30A में, उसके बाद प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुरंत इशू कर दे, इमीडिएटली इशू कर दे। तो ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है भारत छोड़ने के लिए, ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा फॉर्म 30B के फॉर्मेट में इशू किया जाएगा और ये जो सर्टिफिकेट होगा इट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड मेंशन देयरिन। उसमें पीरियड भी लिखा होगा कितने पीरियड के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड है और उतने ही पीरियड के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। उसके बाद 43(3) में कहा गया कि द इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया शैल बी इन फॉर्म 30C। जो पर्सन इंडिया में डोमिसाइल्ड है वो बाहर जा रहा है इंडिया से, तो उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। यहाँ पर इसको अंडरटेकिंग नहीं कहते, इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को रेफर करते हैं कि इंफॉर्मेशन है, अंडरटेकिंग है, उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इंडिया में डोमिसाइल व्यक्ति जब इंडिया से बाहर जा रहा है, हर ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जा रहा है वो ये इंफॉर्मेशन देता है फॉर्म नंबर 30C में भर के कि उसका बैन क्या था, किस पर्पस के लिए जा रहा है, इत्यादि इत्यादि, और कितने दिन बाहर रुकने की उम्मीद है उसके, तो लाइकली पीरियड स्टे का कितना है, ये इंफॉर्मेशन सारी फॉर्म नंबर 30C में दी जाएगी। उसके बाद एन एप्लीकेशन अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 230 में बी मेड इन फॉर्म नंबर 31। उसके बाद क्या होता है, जब वो अपना इंफॉर्मेशन दे भी देता है तो, लेकिन अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज व्यू की है कि भाई उसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि उसने टैक्स अब दे दिया या दे देगा, या उसने सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो उसके लिए वो अथॉरिटी फिर ज़रूरी कर देती कि वो सर्टिफिकेट ले। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए जब ज़रूरी कर देती है तो ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो की जो उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने असेसिंग ऑफिसर को, जैसा कि रूल 42 में लिखा था। और ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो के अंतर्गत जो एप्लीकेशन वो कर रहा है फॉर ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स पे ऑफ नो टैक्स लायबिलिटी या सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट्स, वो फॉर्म नंबर 31 में वो कर सकता है। और जो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको इशू किया जाएगा फर्स्ट प्रोवाइजो में 231A के सबसेक्शन में, वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 33 में इशू किया जाएगा। एंड इट शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड मेंशन देयरइन, और वो फॉर्म नंबर 33 में जो इशू किया जाएगा उतने पीरियड के लिए वो वैलिड होगा जितना पीरियड उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा। और 43(6) इसके बाद आता है। 43(6) says that a copy of the undertaking referred to in sub-rule 1 and the no objection certificate referred to in sub-rule 2, जो ये अंडरटेकिंग की बात की जा रही है सब रूल 1 में, और जो सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात की जा रही है सब रूल 2 में, इट शैल बी फॉरवर्डेड टू द चीफ कमिश्नर और डीजी। वो सर्टिफिकेट चीफ कमिश्नर या डीजी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी होंगे एज द केस में भी, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है over the persons referred to in clause 1 and 2 of subsection 1 of section 230, उन लोगों के ऊपर जुरिस्डिक्शन है जो कि इंडिया से बाहर डोमिसाइल्ड हैं और वो इंडिया आते हैं अपने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, उनके ऊपर जिस भी चीफ कमिश्नर का जुरिस्डिक्शन है, जिसका डीजी का जुरिस्डिक्शन है, तो जो भी अंडरटेकिंग वो व्यक्ति दे रहा है, तो ये अंडरटेकिंग नॉर्मली क्या है कि एयरपोर्ट पे वो दे देता है, और एयरपोर्ट पे हमारा एक ऑफिसर होते हैं, वो उसको ले सकते हैं, और इसको ऑनलाइन भी दिया जा सकता है प्रॉब्ली, लेकिन अभी वो सिस्टम शायद शुरू नहीं है। तो जो भी ऐसे अंडरटेकिंग दे रहा है वो इस अंडरटेकिंग को जो प्राप्त कर रहा है वो इस अंडरटेकिंग को फॉरवर्ड कर देगा चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल को, जिनके पास वो जुरिस्डिक्शन है, यानी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो ले रही है उसको, जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उस सर्टिफिकेट, उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को जो उसने इशू किया है, और जो उसने नो ऑब्जेक्शन जो उसने अंडरटेकिंग जो रिसीव की थी, इन दोनों चीज़ों को वो चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल, जो भी जिनके पास भी जुरिस्डिक्शन है, उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हम इसके साथ ये हुआ हमारा रूल नंबर 43। तो रूल नंबर 44 को देखते हैं। रूल नंबर 44 है 44, एनी पर्सन लिविंग इंडिया, कोई भी पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, शैल एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी कस्टम ऑफिसर, अगर उस कोई भी कस्टम ऑफिसर उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके रिक्वेस्ट पे ही शैल प्रोड्यूस टू हिम फॉर एग्जामिनेशन द टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो जो भी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट या जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट उसको मिला था वो रिसीव, वो जो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब भी कस्टम ऑफिसर उस सर्टिफिकेट को उससे प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो कस्टम ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट मांग सकते हैं।
लेकिन इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ये जो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इसके लिए एप्लीकेशन केवल तभी करनी होती है जब कंसर्न अथॉरिटी जो है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इस ओपिनियन की है इस सर्टिफिकेट को लेने की ज़रूरत है और उसको वो ज़रूरी कर देती है, इट मेक्स इट नेसेसरी फॉर दैट पर्सन टू obtain the certificate, then that person makes an application to his assessing officer और assessing officer उसका वो सर्टिफिकेट दे देगा। नॉर्मल केस में जो भी इंडिया से बाहर जा रहा है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे कस्टम ऑफिसर को या एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे। जो यहाँ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है, ये वो है कि जहाँ पे उसको उसके पास पैन या तो अलॉट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो एग्जाम्पशन फ्रॉम पैन वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ बात हो रही है। और वो व्यक्ति जो इंडिया से बाहर जा रहा है, जो इंडिया में डोमिसाइल था, वो केवल एक इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरा ये पैन है, मैं इस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, इतने टाइम रुकूँगा, दैट्स ऑल। कोई अंडरटेकिंग नहीं देता और कुछ नहीं देता नॉर्मल केस में, जब तक कि कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी उसके लिए ज़रूरी नहीं कर देती है, जो कि कंसर्न अथॉरिटी है, कि उसको सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी क्यों ज़रूरी कर सकती है? वो कहेगी कि भाई उसको लगता है कि कोई डिमांड है उस व्यक्ति की पेंडिंग है, कहीं वो अपने अकाउंट अपने रजिस्टर में चेक कर सकते हैं या अपने ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, और उसके बेसिस पे वो इस निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि व्यक्ति का कोई टैक्स पेएबल है या होने वाला है प्रोसीडिंग की वजह से। और अगर ऐसा है तो फिर उसमें उनके लिए ज़रूरी कर सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट लें, और ज़रूरी करने के लिए मतलब वो उसका ऑर्डर फिर पास करेंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद वो पर्सन एप्लीकेशन करेगा, और वो फिर ये सर्टिफिकेट को प्राप्त करेगा और उसके बाद वो भारत को छोड़ के बाहर अपने काम से जा सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 230। इसमें यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द चैट बॉक्स और लेट अस नो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और you can go to Daksh forum and write your question there. दक्ष फोरम पर भी जो भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं उनका जवाब भी हम लोग देंगे, और प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर दक्ष फोरम, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं अगले सेक्शन पे। तो 230A सेक्शन हैज़ बिन ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 16/2001 ऑनवर्ड्स। इसमें कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लियरेंस लेना होता था। अब है 231। 231 has also been removed 1489 onwards. We come to 232, 232 section. Recovery by suit or under other law not affected. The several modes of recovery specified in this chapter shall not affect in any way any other law for the time being in force relating to the recovery of debts due to the government, or the right of the government to institute a suit for the recovery of the areas due from the SSE. And it shall be lawful for the assessing officer or the government, as the case may be, to have recourse to any such law or suit, notwithstanding that the tax due is being recovered from the SSE by any mode specified in this chapter. सेक्शन 232 में कहा गया है जो अलग अलग तरीके रिकवरी के इस चैप्टर में स्पेसिफाई किए गए हैं, और जैसा आपने देखा होगा 222 सेक्शन में और 226 सेक्शन में मोड्स ऑफ रिकवरी स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस तरह से एक ईओ या किस तरह से टीआरओ टैक्स को रिकवर कर सकता है। यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि जो भी अलग अलग तरीके रिकवरी के इस चैप्टर में स्पेसिफाई किए गए हैं, वो जो स्पेसिफाई करने से कोई भी असर नहीं होगा किसी और लॉ पे जो कि फोर्स में है, यानी वो किसी और लॉ को बाधित नहीं करेंगे जो फोर्स में है। जो लॉ सरकार को जो डेट्स ड्यू हो चुके थे उनकी रिकवरी के लिए अगर बनी है, सरकार बहुत सी लॉ से बनाता है कि जिस तरह से
जो भी डेट्स हैं सरकार की वो सरकार के पास वापस आ सकें। तो यहाँ पर जो भी सेवरल मोड्स ऑफ रिकवरी दिए गए इस चैप्टर में, वो सरकार के राइट को के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगे कि जो भी डेट्स सरकार के हैं, इवन टैक्स इज अ डेट टू द गवर्नमेंट, तो अगर और कोई लॉ सरकार ने बना रखी है तो उस लॉ पे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। और द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इंस्टीट्यूट अ सूट, और जो सरकार का अधिकार है, सरकार का जो हक है कि वो एक सूट फाइल कर सकती है, यानी कि सिविल कोर्ट में एक दावा फाइल कर सकती है, एक मुकदमा फाइल कर सकती है एरियर्स के लिए, एरियर की रिकवरी के लिए जो कि एसएससी से ड्यू थे। इस राइट पर भी, सरकार के अधिकार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी किसी और लॉ पे भी असर नहीं पड़ेगा, और सरकार के इस राइट पे भी असर नहीं पड़ेगा कि वो कोर्ट जाके अपने ड्यूज ले सके। और इसलिए असेसिंग ऑफिसर या सरकार के लिए एक ये लॉफुल होगा कि यदि कि वो किसी भी लॉ या किसी भी सूट का सहारा लेते हैं, रास्ता लेते हैं, टू हैव रिकोर्स टू एनी, वो रास्ता लेते हैं, वो रास्ता अख्तियार करते हैं, वो जरिया अख्तियार करते हैं, notwithstanding that the tax due is being recovered from the SSC by any mode specified in this chapter। भले ही जो टैक्स है वो किसी भी इस चैप्टर में स्पेसिफाइड मोड से जो टैक्स ड्यू था वो रिकवर किया जा रहा है, भले ही, तो इस एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार भले ही रिकवरी टैक्स एरियर की जा रही है, फिर भी असेसिंग ऑफिसर के लिए या सरकार के लिए ये लॉफुल होगा कि वो ऐसी किसी भी लॉ का सहारा ले सकते हैं जो कि डेट्स की रिकवरी के लिए बनी है, या किसी वो सूट के रास्ते का भी सहारा वो ले सकते हैं। तो रिकवरी की इस चैप्टर में की गई कार्रवाई, इस चैप्टर के तहत की गई कार्रवाई जो कार्रवाई है, उससे कोई और तरीका जो लॉ में है या कोई सूट फाइल करने वाला तरीका किसी भी तरह से हिंडर नहीं होता या बाधित नहीं होता। यह है 232। अब आते हैं 233 पर, और 233 डिलीट कर दिया गया है। 234 भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट के प्रावधान हैं 234 ए, बी एंड सी, और उसके बाद एक फीस का प्रावधान 234 ई, और उसके बाद 234 एफ और जी, दो और प्रावधान है। तो मैं चाहूँगा कि ये प्रावधान भी पहले मैं कवर कर दूँ, उसके बाद मैं आपके साथ थर्ड शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल की तरफ चलूँगा, जिनकी अत्यंत आवश्यकता होती है जब हम रिकवरी करते हैं, तो इसलिए उसको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वो सब रिकवरी से रिलेटेड है। लेकिन उसके पहले हम 234 ए से लेकर 234 जी तक के जो इंटरेस्ट और फीस के प्रावधान हैं उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले 234 ए। 234 ए क्या कहता है? Where the return of income for any assessment year under subsection 1 or subsection 4 of section 139 or in response to a notice under subsection 1 of section 142 is furnished। जब भी कोई रिटर्न फर्निश की जाती है किसी असेसमेंट ईयर के लिए, या तो वो 139(1) के तहत फर्निश की गई है या 139(4) के तहत फर्निश की गई है जो बिलेटेड रिटर्न है, या फिर 142(1) का नोटिस के रिस्पांस में फर्निश की गई जहां पे कहा जाता है एसएससी के आप रिटर्न भरिए, और ये रिटर्न अगर ड्यू डेट के बाद भरी जाती है, इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट, और इज नॉट फर्निश्ड या भरी नहीं जाती, द एसएससी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। एसएससी को सिंपल इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% के रेट पे देना होगा पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी, जो कि कंप्राइज्ड है इन द पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। जो मंथ, जो पीरियड
ड्यू डेट के तुरंत ही बाद उस पीरियड के लिए उसको 1% के हिसाब से फॉर एवरी मंथ उसको सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा, वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न। और ये कौन सी तारीख तक पे करना होगा? डेट जिस डेट में रिटर्न फर्निश हो जाती है उस तारीख तक पे करना होगा, अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फर्निश की गई थी। और जहां पर रिटर्न फर्निश ही नहीं की गई तो ये जो इंटरेस्ट है तब तक देना होगा एंडिंग ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। ये मान के चला जा रहा है कि जो रिटर्न ही नहीं फर्निश कर रहा तो उसका असेसमेंट जो है वो सेक्शन 144 में होगा। और जब उसका, जिसको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं, और जब वो असेसमेंट हो जाएगा उस तारीख तक 234A का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये किस पे चार्ज होगा? ये चार्ज होगा ऑन द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज डिटर्मिन्ड अंडर 143(1). जितना भी टैक्स टोटल इनकम पे डिटर्मिन किया गया अंडर सेक्शन 143(1) एंड, और जहाँ पे रेगुलर असेसमेंट किया जाता है तो उस टैक्स पे ये इंटरेस्ट लगेगा टोटल इनकम पे जो कि रेगुलर असेसमेंट में तय की गई है। और उसके बाद वो जो इनकम है उस टैक्स में से जो कि टोटल इनकम पे लग या जो कि 143(1) में या तो डिटर्मिन किया गया या फिर रेगुलर असेसमेंट जो कि 143(3) के तहत होता है उसके तहत डिटर्मिन किया गया, तो उस टैक्स में से पहले एडवांस टैक्स को माइनस किया जाएगा एज रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ द एडवांस टैक्स इफ एनी विच इज पेड एंड एनी TDS या कोई भी TDS या TCS जो पे हुआ है उसको माइनस किया जाएगा। उसके बाद कोई भी टैक्स का रिलीफ है सेक्शन 89 के तहत वो माइनस किया जाएगा। कोई भी डबल टैक्सेशन का रिलीफ है सेक्शन 90 में वो माइनस किया जाएगा। या कोई भी टैक्स का रिलीफ सेक्शन 90A में है क्योंकि टैक्स जो था वो स्पेसिफाइड टेरिटरी में पे किया गया था आउटसाइड इंडिया, जो स्पेसिफाइड टेरिटरी रेफर्ड है 90A सेक्शन में। और उसके बाद और क्या घटाना पड़ेगा? एनी डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 91 में कोई भी डिडक्शन अगर अलाउड है वो घटाना होगा ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेड इन ए कंट्री आउटसाइड इंडिया। वो इस वजह से है क्योंकि टैक्स किसी इंडिया से बाहर की कंट्री में पे कर दिया गया था। एंड उसके अलावा क्या घटाना पड़ेगा? कोई भी टैक्स का क्रेडिट जो कि सेट ऑफ के लिए अलाउ कर दिया 115JAA प्रोविजंस के अनुसार या 115JD प्रोविजंस के अनुसार जो भी टैक्स का क्रेडिट अलाउ कर दिया गया है वो सेट ऑफ किया जाएगा। तो ये सारे सेट ऑफ या एडजस्टमेंट्स करने के बाद इंटरेस्ट लगेगा जो बाकी बची हुई राशि पे। Now in this section, due date means the date specified in subsection 1 of section 139. ड्यू डेट का मतलब है जो 139(1) में मेंशन्ड है एज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द SSC, जो कि जो उस SSC के लिए एप्लीकेबल ड्यू डेट है, क्योंकि हर टाइप के SSC के लिए अलग अलग ड्यू डेट हो सकती है। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि इन दिस सबसेक्शन टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 शैल नॉट इंक्लूड the additional income tax if any payable under section 143। तो यहाँ पे जहाँ पे हम कहते हैं कि सेक्शन 143(1) में जो डिटरमिन किया जा रहा है टैक्स, उसमें हम एडिशनल इनकम टैक्स को शामिल नहीं कर रहे हैं जो कि सेक्शन 143 में पेबल होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है where in relation to an assessment year an assessment is made for the first time under 147 और 153A। जहाँ पर भी असेसमेंट पहली बार या तो रीअसेसमेंट के तौर पे किया गया जहाँ इनकम एस्केप कर रही है असेसमेंट से, या फिर कोई सर्च असेसमेंट के रूप में हुआ है असेसमेंट, तो जो असेसमेंट सो मेड शैल बी रिगार्डेड एज ए रेगुलर असेसमेंट। और तो इस केस में ये दोनों टाइप के जो असेसमेंट हैं जो सेक्शन 147 में होते हैं या जो सेक्शन 153A के तहत होते हैं, ये दोनों टाइप के जो असेसमेंट हैं इस सेक्शन के पर्पज़ से उनको रेगुलर असेसमेंट ही माना जाएगा।
यानी जब हम कहते हैं कि रेगुलर असेसमेंट की तारीख तक हम इंटरेस्ट लेंगे, तो वहाँ पर ये रेगुलर असेसमेंट 147 और 153A का भी रेगुलर असेसमेंट है। और उसके बाद सबसेक्शन 2 है 234A का। वो ये कहता है कि जो भी इंटरेस्ट पेबल है अंडर सेक्शन 1, उसमें से हम रिड्यूस करेंगे, shall be reduced by the interest paid under subsection 148 towards the interest chargeable under this section. अगर 140A के तहत कोई भी इंटरेस्ट दे दिया गया है, तो उस इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। सेक्शन 140A जो है उसमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात हो रही है, और उसमें अगर कोई इंटरेस्ट दे दिया गया तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ माइनस कर लिया जाएगा। उस पर हम लोग आते हैं बाद में। तो 234A में आगे क्या है? आगे ये है कि सबसेक्शन 3 में आ रहा है कि वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर रिक्वायर्ड बाय नोटिस अंडर सेक्शन 148 और सेक्शन 153A issued after the determination of the income under subsection 1 of section 143 or after the completion of an assessment under section 143 or section 144 or section 147 is furnished after the expiry of the time allowed under such notice, or is not furnished, the assessee shall be liable to pay simple interest at the rate of 1% for every month or part of a month comprised in the period commencing on the day immediately following the expiry of the time allowed as aforesaid, and where the return is furnished after the expiry of the time aforesaid ending on the date of the furnishing of the return, or where no return has been furnished ending on the date of completion of the reassessment or the recomputation or reassessment under 153A, on the amount by which the tax on the total income determined on the basis of such reassessment or recomputation exceeds the tax on the total income determined under subsection 1 of section 153 or on the basis of the earlier assessment aforesaid. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी कोई रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जाती है 148 के या 153A के नोटिस के रिस्पॉन्स में, और जहां पर ये जो नोटिस था 148 का या 153A का, ये 143(1) के डिटर्मिनेशन के बाद इशू हुआ है या फिर 143(3) या 144 या 147 के ऑर्डर के बाद इशू हुआ है। तो और रिटर्न इस नोटिस के रिस्पांस में फर्निश की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एसएससी को 148 का नोटिस दिया गया या उसको 153A का नोटिस दिया गया, तो लेकिन ये नोटिस बाद में दिया जा रहा है, उसके पहले उसका 143(1) का जो निर्धारण हो चुका था। कहने का मतलब कि एसएससी ने रिटर्न भरा था और उसमें 143(1) का निर्धारण हो चुका था, या फिर केवल वही नहीं, केवल उसके बाद 143(3) का भी निर्धारण हो चुका था, या फिर 144 के तहत निर्धारण हो चुका था, या हो सकता है पहले कोई इनकम एस्केप हुई और सेक्शन 147 में निर्धारण हो चुका है उसका। तो यानी पहले कोई भी निर्धारण 147 में हो भी चुका है, या 143 में हो चुका है, 144 में हो चुका है, 143(1) में हो चुका है। ये सब होने के बाद या इनमें से कोई भी चीज होने के बाद अगर फिर से सेक्शन 148 या 153A का जो कि सर्च असेसमेंट होता है या रीओपनिंग हो रही है फिर से, तो नोटिस इशू किया जाता है, और उसके उस नोटिस के रिस्पांस में अगर एसएससी एक रिटर्न ऑफ इनकम भर देता है, लेकिन ये रिटर्न जो है उस टाइम के बाद वो भरता है जो कि अलाउ किया गया था उसको भरने के लिए, या वो रिटर्न भरता ही नहीं है और इट इज नॉट फर्निश्ड, तो एसएससी को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% एवरी मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से,
स्टार्टिंग फ्रॉम विच डेट, कमेंसिंग ऑन द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, जब टाइम खत्म हो गया जो दिया गया था उसके बाद से जो अलाउ किया गया था इतने टाइम में नोट आप भर दीजिए रिटर्न, एंड वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फोरसेड, जिस तारीख में भी रिटर्न भरा गया है उस तारीख तक 234A का इंटरेस्ट देना होगा। जो जहाँ रिटर्न नहीं भरी गई तो उस तारीख तक देना होगा 234A का इंटरेस्ट, जब वो 147 या 153A का निर्धारण जब हो जाता है। और देना किस राशि पे होगा? ये इंटरेस्ट देना होगा ऑन द अमाउंट बाय विच द टैक्स, जो टैक्स टोटल इनकम पे डिटरमिन किया गया है रीअसेसमेंट या रिकम्पुटेशन में, जो 148 या 153A के तहत, 147 या 153A के टोटल इनकम डिटरमिन की जा रही है, वो इनकम जो पहले असेसमेंट हुए थे इसके पहले, चाहे वो 143(1) में हुए रहे हो या 143(3) या 144 में हुए रहे हो या 147 में ही भले हुए रहे हो, उनमें जो भी इनकम डिटरमिन हुई थी, अगर उससे ज़्यादा इनकम अब डिटरमिन हो गई है तो जो डिफरेंस है दोनों इनकमों का, उस पर ये 234A का इंटरेस्ट देना होगा 1% एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से। उसके बाद 234A(4) पे आते हैं। 234A(4) ये कहता है कि जहाँ पर भी ड्यू टू अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 कहीं पर कोई रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर किया जाता है, 155 का ऑर्डर किया जाता है, 250 जो अपीलेट ऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं कहीं पे, या फिर कमिश्नर का 263 या 264 का अगर ऑर्डर होता है, या कोई सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर होता है 245D(4) के तहत, इन सारे ऑर्डरों के रिजल्ट अगर ये है, या इनमें से किसी भी ऑर्डर का अगर रिजल्ट ये है कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है जिस पे वो इंटरेस्ट पेबल है ऊपर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3 में इसी सेक्शन के, वो अमाउंट ऑफ टैक्स या तो बढ़ गया है या कम हो गया है, जैसा भी हो, तो जो इंटरेस्ट है वो भी उसके अनुसार ही बढ़ा दिया जाएगा या फिर घटा दिया जाएगा। एंड इन ए केस वेयर द इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, जहां पर भी इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर जो है एक असेसी को एक नोटिस ऑफ डिमांड सर्व करेंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और नोटिस ऑफ डिमांड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म सर्व करेंगे, स्पेसिफाइंग द सम पेबल, जिसमें वो पेबल सम को स्पेसिफाई करेंगे, एंड सच नोटिस ऑफ डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी ए नोटिस अंडर सेक्शन 1। और ऐसा जो नोटिस ऑफ डिमांड जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया जाएगा वो 156 का नोटिस मान लिया जाएगा, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, और इस एक्ट के प्रावधान अकॉर्डिंगली अप्लाई करने लग जाएंगे जैसे वो 156 सेक्शन के नोटिस पे अप्लाई होते हैं। एंड इन द केस विद इंटरेस्ट इज रिड्यूस, अगर इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है तो जो एक्सेस इंटरेस्ट पे कर दिया गया था एसएससी के द्वारा वो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर्स कमेंसिंग ऑन 1489 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। और ये प्रावधान जो आया था, चूंकि 1489 ऑनवर्ड्स आया था, तो ये उन असेसमेंट ईयर्स के लिए है जो कि 1489 से शुरू होते हैं और उसके बाद के असेसमेंट ईयर्स के लिए। तो इस तरह से 234A सेक्शन की रीडिंग इससे कंप्लीट होती है। और 234B सेक्शन भी थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसलिए इसको हम लोग शुरू करेंगे at 2:15 PM today. And so we come to the end of this session.